बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. I again welcome to all of you in Simple and Smart English with Mazhar. Today it's very important lecture that is about rules of pronoun. रूल्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बहुत ही अहम लेक्चर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इससे पहले हमने पार्ट 1 में प्रोनाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस कुछ रूल्स को हमने डिस्कस किया था। वो तकरीबन हमारे 4 रूल्स थे विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट। अभी हम मूव कर रहे हैं रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 में हम क्या सीखने जा रहे हैं, इंतहाई अटेंशन के साथ, तवज्जो के साथ सीखिएगा। अगर आप चाहते हैं इस लेक्चर को आप मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड कर लें, किसी तरह का भी एंट्री टेस्ट हो, किसी तरह का भी एग्ज़ाम हो, कहीं पे भी आपको इंग्लिश लिखनी पड़ जाए, आपको बोलनी पड़ जाए, अगर आप इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे, कई सारी आपकी मिस्टेक्स, गलतियाँ दूर हो जाएंगी और आप सीख जाएंगे। अब देखते हैं, चलें मेरे साथ। रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 में क्या है, वी शुड यूज़ ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर। हमें कौन सा केस यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, किसके बाद, आफ्टर। ये देखें लिखा हुआ है लेट, बट, बिटवीन, एक्सेप्ट, प्रपोजिशन। क्लियर। हमने क्या पढ़ा है, वी शुड यूज़ ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट, बट, बिटवीन, एक्सेप्ट, प्रपोजिशन। अगर आ जाते हैं ये लफ्ज़, इन लफ्ज़ों के बाद हमने प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। क्यों? आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउंस में हमारे पास सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस थे। लेकिन हमने यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस हमने यूज़ करना है, किसके बाद, इनके बाद। अगर सेंटेंस के अंदर ये चीज़ें देखें, उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव होगा। अब ये सेंटेंस आपके सामने है, देख लें, चेक कर लें क्या ये सेंटेंस ठीक है। देखें, ऑल ऑफ वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। अब देखें ये क्या है, प्रेपोजिशन है, ये क्या है, प्रेपोजिशन। और ये कौन सा केस है हमारे पास यहाँ पे, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव, ये है सब्जेक्टिव केस। ये है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, राइट। जिस तरह एक आई होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, राइट। तो ये सब्जेक्टिव केस है। तो हमने अभी अभी पढ़ा वी शुड यूज़ ऑब्जेक्टिव केस, किन वर्ड्स के बाद, इन वर्ड्स के बाद, राइट। अब देखें इन वर्ड्स में देखें कहीं पे प्रेपोजिशन का जिक्र है, बिल्कुल है, बिल्कुल आपके सामने है। तो अब ये बेसिकली क्या है, प्रेपोजिशन है। तो इसके बाद हमने क्या लगाना होगा, अस लगाना होगा, इनकी वी का क्या होगा, अस होगा। ऑल ऑफ अस आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, राइट। दिस इज व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि ऑल ऑफ वी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, राइट। आपने क्या लिखना होगा, ऑल ऑफ अस। प्रपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। पहली मिस्टेक आपकी होगी दूर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, लेट आई ओपन द डोर। ये कॉमन एक्सप्रेशन है, ये कई दफ़ा आपने सुना होगा, लाजमी सुना होगा, सीख लें आज फिर कि लेट इधर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो लेट के बाद हमने कौन सा केस यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्टिव। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी, राइट। तो क्या हो जाएगा, लेट मी ओपन द डोर, लेट मी ओपन द डोर, राइट। उसके बाद आगे देखें, इज एवरीथिंग फाइन, इज एवरीथिंग फाइन बिटवीन यू एंड शी। यू, उसके बाद क्या है, शी। अब यू सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, हाँ ये बेसिकली सब्जेक्टिव केस भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम है। अब देखें, इज एवरीथिंग फाइन बिटवीन यू एंड ही, सॉरी यू एंड शी। अब ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, दोनों में ये यू ही रहेगा। अब देखना है आगे कि ये बिटवीन आया हुआ है, तो बिटवीन के यहाँ पे क्या आएगा, शी की जगह क्या होगा, ये क्या होगा, गलत, और इसकी जगह क्या होगा, हर, राइट।
इनके इज़ एवरीथिंग फाइन बिटवीन यू एंड हर। अगर आप शी लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? हमने रूल ये पढ़ा है कि अगर बिटवीन आ जाए तो उसके बाद जो भी प्रोनाउंस होंगे वो कौन से होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे, राइट। उसके बाद मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट। आई हैव रिसीव्ड रिप्लाईज फ्रॉम एवरीबॉडी बट ही। आई हैव रिसीव्ड रिप्लाईज फ्रॉम एवरीबॉडी बट ही। अब देखें हाँ यस, इसमें देखिए बट आया हुआ है। बट हो या एक्सेप्ट हो, बट हो या एक्सेप्ट हो, लेकिन बट का मतलब क्या है? लेकिन। बट मगर के मीनिंग में भी यूज़ होता है, स्वाय के मीनिंग में भी यूज़ होता है। आई हैव रिसीव्ड रिप्लाईज फ्रॉम एवरीबॉडी, मैंने रिसीव कर लिए हैं रिप्लाईज हर एक से। स्वाय या मगर ही ठीक है यहाँ पे? नहीं, गलत है। हमने ही की जगह क्या यूज़ करना है? हिम। आपको मे भी थोड़ा सा awkward लगे कि ये भी सेंटेंस ठीक लग रहा था, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है आपने कि आई हैव रिसीव्ड रिप्लाईज फ्रॉम एवरीबॉडी बट हिम होगा, बट ही नहीं होगा। बट हर होगा, बट शी नहीं होगा। बट मी होगा, बट आई नहीं होगा। दिस इज वट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इन दिस रूल। ये था हमारा रूल नंबर 5। अब मैं साइड पे होता हूँ, आप इसका जल्दी से क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम जंप करते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। होप सो कि रूल नंबर 5 आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। अब देखें, हमने रूल नंबर 6 की तरफ जब मूव कर रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है? वी यूज़ सब्जेक्टिव केस आफ्टर। हम सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं किन के बाद? फॉर्म्स ऑफ बी। अब फॉर्म्स ऑफ बी आपने पढ़ी हुई हैं, ये आपको, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है जिसमें टेंसेस मैंने आपको पढ़ाए थे, इनके एक्टिव और पैसिव का कंपैरिजन मैंने बताया था आपको, डेफिनेटली अगर वो आपने वीडियो देखी है तो लाजमी बी की फॉर्म्स आपको पता होंगी। बी की फॉर्म्स प्रेजेंट में इज़ है, मार होती हैं, पास्ट में वाज और वर होती हैं, राइट। तो ये क्या कह रहा है कि वी यूज़ सब्जेक्टिव केस आफ्टर फॉर्म्स ऑफ बी। यानी कि अगर कोई सेंटेंस है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इज़ है, एम है, आर है, वाज है और वर है, लेकिन उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन है तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? सब्जेक्टिव केस। यानी कि हमने पर्सनल प्रोनाउन में से सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है? एज। ये याद रखिएगा, जहाँ पे वर्ड एज आ जाएगा, एज के बाद जो भी प्रोनाउन होगा वो कौन सा होगा? सब्जेक्टिव होगा। इसी तरह देन है, देन के बाद भी जो भी प्रोनाउन होगा ये क्यों कौन सा होगा? सब्जेक्टिव। क्यों? एज भी कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है और देन भी कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। साथ उन्होंने आगे एक्सप्रेशंस दे दी हमारे सामने कि आफ्टर सम कंपाउंड कंजंक्शंस, कि कंपाउंड कंजंक्शंस के बाद, जिस तरह ये एक्सप्रेशंस आपने सुने होंगे अक्सर, एज गुड एज वेल एज टोलर एज फास्टर एज। तो ये मैंने डायग्राम ला दी कि कंपैरिजन विद सब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है? ये साइंस आपको शायद समझ आए या ना आए। उसके बाद प्रो लिख दिया, ठीक है, प्लस मैंने यहाँ पे एन लिख दिया, नाउन लिख दिया। ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रो नाउन, ये कैसे आपको समझ आएगी? देखें इस तरफ। अभी ये पहला रूल है कि जिसमें उन्होंने कहा था फॉर्म्स ऑफ बी। तो अब देखें ये इट है। बाज़ का तो आपको ये भी देखने मिलेगा कि इट का यूजेज भी आ जाएगा कि अगर कोई सेंटेंस इट से स्टार्ट होता है तो उसके बाद अगर फॉर्म्स ऑफ बी लगी हुई हैं तो उसके बाद कौन सा प्रोनाउन होना चाहिए? सब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इट इज़ आ गया, ठीक है। हमने ये पढ़ा ना, वी यूज़ सब्जेक्टिव केस आफ्टर किसके? इसके। तो ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमने कौन सा यूज़ करना है? सब्जेक्टिव। ही हिम का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? ही। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? इट इज़ ही हु हैज़ डन दिस। क्लियर? दैट्स ऑलराइट। उसके बाद हम मूव करते हैं इस तरफ कि ही इज़ एज गुड एज हिम। ही इज़ एज गुड एज हिम, वो उतना ही अच्छा है जितना वो, राइट। तो ही इज़ एज गुड एज हिम। अब ये देखें, एज के बाद आ रहा है, तो मैंने क्या बोला था आपको? एज के बाद यहाँ पे कंपैरिजन भी हो रहा है, मुवाजना भी हो रहा है। ही इज़ एज गुड एज हिम, वो उतना ही अच्छा है जितना वो। तो जब ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास एज गुड एज, तो हमने कौन सा केस यूज़ करना है? ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है।
नहीं, सब्जेक्टिव केस यूज करना है, ये सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अगर यहाँ पे होता ही इज एज गुड एज मी तो क्या हो जाता, आई हो जाता, ठीक है, क्योंकि एज के बाद जो भी प्रोनाउन लगेगा वो सब्जेक्टिव केस होगा। उसके बाद ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। अब यहाँ पे मैं एक रूल और आपको सिखाऊंगा, मुख्तलिफ जगहों पे में भी आपको पढ़ने का इत्तेफाक हो कि अगर सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ। फर्ज करें ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी, अब देखें यहाँ पे मी है और इधर क्या है, ही है। अब ही का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, मी के साथ। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी, यानी कि वो मुझसे ज़्यादा क्या है, ज़हीन है, वो मुझसे ज़्यादा क्या है, ज़हीन है। अब यानी कि सब्जेक्ट का प्रोनाउन का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, इस प्रोनाउन का कंपैरिजन इसके साथ और इसका कंपैरिजन इसके साथ, ठीक है। ऐसे ही है ना कि ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी, तो क्या होना चाहिए, जब देन आ जाएगा, कि हमने पढ़ा भी वैसे यही है कि देन के बाद हमने कौन सा केस लगाना है, आई, सब्जेक्टिव केस लगाना है। उसके बाद ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट से मुराद ये है कि ये बेसिकली क्या है हमारे पास है, अगर इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर आप लेते हैं तो अब भी हमने देखना है कि इसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, इसके साथ। तो जो केस यहाँ पे होगा वही केस यहाँ पे लगेगा, जो केस यहाँ पे होगा वही केस क्या होगा, इधर लगेगा। तो अब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ठीक है जी। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी की जगह क्या होगा, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है जी। ये चीज़ आपने क्या करनी है, समझनी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो होप्स हो कि यहाँ तक आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा, ठीक है जी। पहला क्या था, इट इज़ ही हु हैज़ डन, क्योंकि हिम था, गलत था। ही इज़ एज गुड एज हिम था, गलत था, ही आना चाहिए। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी, तो देन के बाद हमने क्या करना है, आई, ठीक है। ये चीज़ आपने क्या करनी है, नोट कर लें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट। अब डियर स्टूडेंट्स देखें रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या है, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, किससे, ईच से, ठीक है, फिर या फिर किससे, एवरी से, ईच से या फिर एवरी से। व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद ईच, ये लाजमी याद रखिएगा कि सेंटेंस के शुरू में ईच या एवरी होना ज़रूरी है। एंड टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड, और दो सिंगुलर नाउन्स को क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है बाय द कंजंक्शन एंड से, क्योंकि दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। देन सिंगुलर प्रोनाउन, देन सिंगुलर प्रोनाउन से मिला, देन वी शुड यूज सिंगुलर प्रोनाउन। अब यहाँ पे आपने देखना है कि थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा, बाकी किसी रूल के साथ इसको मिक्सअप नहीं करना आपने सिर्फ इस रूल को इस रूल की हद तक ही रहने देना है। देखिए एवरी डॉग एंड हॉर्स, एवरी डॉग एंड हॉर्स, अब हर एक डॉग और हॉर्स, यहाँ पे पहली बात तो ये होगी एवरी डॉग एंड हॉर्स, डॉग बेसिकली एनिमल है, हॉर्स भी बेसिकली क्या है, एनिमल है। अब आप देख रहे होंगे ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये तो दो हो गए, लेकिन सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एवरी से। फिर आगे क्या बताया गया है, टू सिंगुलर नाउन्स, टू सिंगुलर नाउन्स। अब ये डॉग सिंगुलर नाउन है, हॉर्स भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब इस पूरे का जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, एवरी डॉग एंड हॉर्स, इनके हर कुत्ता और घोड़ा, हर एक कुत्ता और घोड़ा, लॉस्ट देयर टेल। अब जब हर एक आ जाता है या हर कुत्ता और घोड़ा, ठीक है, या हर एक कुत्ता और घोड़ा, तो यहाँ पे दो रूल्स आप सीख जाएंगे अभी। पहली बात है कि अगर प्रोनाउंस की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देर गलत है, क्यों, ये एनिमल्स हैं तो एनिमल के लिए हम यूज़ करते हैं इट, तो इट का जो पोजेसिव केस है हमारे पास क्या है, इट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली इट्स होगा, इट्स, राइट। तो क्या हो जाएगा, एवरी डॉग एंड हॉर्स लॉस्ट इट्स टेल। ये मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ी थी कि एक यहाँ पे रूल वर्ब का भी है कि जो एवरी से या ईट से शुरू हो उसके बाद डॉग एंड हॉर्स यानी कि सिंगुलर नाउन आ जाएं
तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ये पढ़ा नहीं कि जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर होगा। प्रोनाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा, यानी कि इसके मुताबिक प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे। ये नहीं कि ये दो लफ्ज़ दे के हम यहाँ पे देयर लगा दें, ठीक है, ऐसा कभी भी ना कीजिएगा। आपने देखना है एवरी से स्टार्ट हो रहा है, आगे सिंगुलर नाउन डॉग है, सिंगुलर नाउन हॉर्स है, जुड़ रहे हैं किससे? एंड से, तो ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। तो अब इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। यहाँ पे मैं हैज़ लगाऊंगा, कभी भी हैव नहीं लगाऊंगा। ये नहीं सोचूंगा ये दो आ गए तो मैं हैव लगा दूँ, नहीं, आपने एवरी देखना है, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट्स विद ईच और एवरी, ठीक है। उसके बाद लास्ट इट्स टेल होगा, लास्ट देयर टेल्स नहीं होगा। क्लियर? होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद मूव करते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। अब रूल नंबर 8 क्या है? इन केस ऑफ सिंगुलर नाउन्स दैट आर जॉइंड बाय आइदर, कहते हैं इन केस ऑफ सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन से मुराद क्या है? इन केस ऑफ टू सिंगुलर नाउन्स कर दें, इन केस ऑफ टू सिंगुलर नाउन्स कर दें, ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। इन केस ऑफ टू सिंगुलर नाउन्स दैट आर जॉइंड बाय आइदर और, इसको आइदर भी पढ़ा जाता है और ईदर भी पढ़ा जाता है। आइदर और, नीदर और नार, या नाइदर और नार, या फिर सिर्फ आर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इग्नोर ना कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी है ताकि आपको समझाने के लिए। इन तीनों के ऊपर जो रूल है वो सेम अप्लाई होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर ये आ जाते हैं तो फिर हमने क्या करना होगा? एक चीज़ आपने लाजमी सीखी होगी किसी न किसी मेरे लेक्चर में, कि आइदर और आर वाला जो रूल है, ठीक है, ये अपने नाउन्स के लेक्चर में भी सीख लिया हुआ है कि देखने को आइदर अली आर उमर, तो उसमें आपने ये लाजमी चीज़ सीखी होगी कि आइदर अली और आर उमर, यानी कि आर के बाद का जो नाउन होगा उसके मुताबिक हमने सब वर्ब यूज़ करना है। उसके मुताबिक क्या यूज़ करना है हमने? वर्ब। देखें आइदर अली आर उमर, यहाँ पे अगर होता ना आइदर अली आर उमर की जगह यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाता, तो फिर यहाँ पे हैव आता, फिर क्या आता है? यहाँ पे हैव आता। क्यों? हमने इस आर के बाद जो नाउन है उसके मुताबिक वर्ब लगाना होता है। लेकिन आज हम ये नहीं पढ़ रहे, आज हम पढ़ क्या रहे हैं कि आइदर अली आर उमर। तो ये याद रखिएगा कि हमने जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करना होगा, वो भी इसके मुताबिक हमने यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे देयर कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है? प्लूरल। तो हमने कौन सा यूज़ करना है? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? हिज। तो क्या हो गया? आइदर अली आर उमर हैज़ सबमिटेड हिज रिपोर्ट होगा, देयर रिपोर्ट नहीं होगा। क्योंकि हमने इस आर के बाद वाला सारा सीन देखना है, ठीक है जी। हमने इस आर के बाद वाला उमर सिंगुलर है, इसके हिसाब से यहाँ पे प्रोनाउन भी आएगा, ठीक है, और इसी के हिसाब से यहाँ पे वर्ब भी आता है। होप सो रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 भी आपको समझ आ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। मैं स्पेस छोड़ता हूँ, अब इसका फ़ौरन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी डियर हम देखते हैं रूल नंबर 9। अब रूल नंबर 9 में क्या है? वी यूज़ इट। हम इट इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं? अब देखते हैं डियर, अब हम देखते हैं रूल नंबर 9। ये जो हम देख रहे थे रूल नंबर 9, हमने यूज़ कर रहे हैं वी यूज़ इट फॉर कंट्री, नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स, ठीक है जी। हम यूज़ कर रहे हैं क्या कि कंट्री के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन इट, ठीक है जी। अब देखें, एक तो ये चीज़ याद रखनी है आपने, दूसरी ये चीज़ याद रखनी है कि इट उस वक्त यूज़ करेंगे जब ये सिंगुलर्स होंगे, मतलब इनकी किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है, किसी एक कंट्री के बारे में बात हो रही है, किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, या किसी एक जानवर के बारे में बात हो रही है, तो फिर हम यूज़ करेंगे इट। फ़र्ज़ करें ये प्लूरल हो जाते हैं, यानी कि 2 मुल्क हो जाते हैं, 2 कंट्रीज़ हो जाती हैं, 2 जानवर हो जाते हैं, या 2 चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर हम यूज़ करेंगे दे। इनके सिंगुलर्स के लिए हम यूज़ करेंगे इट और प्लूरल्स के लिए हम यूज़ करेंगे दे, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि मैंने सबसे पहले एग्जांपल दी है दे वाली, जैसा लिखा हुआ है अमेरिका एंड इज़राइल आर फ्रेंडली नेशंस एंड नाउ दे आर फेसिंग ओपोजिशन इन UN।
अक्सर क्या होता है कि जब बता दिया जाता है कि कंट्रीज़ के लिए आपने क्या यूज़ करना है, इट यूज़ करना है, तो हम देखते नहीं है कि एक कंट्री की बात हो रही है या दो कंट्रीज़ की बात हो रही है। अब यहाँ पे दो मुख्तलिफ कंट्रीज़ की बात हो रही है, अमेरिका एंड इसराइल। इसराइल आर फ्रेंडली नेशंस एंड नाउ इट इज़ फेसिंग नहीं होगा, नाउ दे आर फेसिंग अपोजिशन इन यूएन, राइट। ये दो थी इसलिए हमने क्या लगा दिया, दे लगा दिया। अब आते हैं हम इट की तरफ। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एवरी वन शुड केयर इट। अब केयर कंट्री भी कह सकते थे हम, लेकिन हमने यूज़ क्या किया, इट। या पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, इट शुड बी प्रोटेक्टेड, इट शुड बी सिक्योर्ड, इट शुड बी सेव्ड। अब इट जो यूज़ कर रहा हूँ मैं किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए, राइट। उसके बाद आई सा आ स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग से मुराद क्या, आवारा, राइट। आई सा आ स्ट्रे डॉग, इट वॉज नॉट इन गुड कंडीशन। मैंने एक आवारा कुत्ता देखा, इट वॉज नॉट इन अ गुड कंडीशन, तो ये डॉग के लिए मैंने क्या यूज़ किया, इट, राइट। उसके बाद आगे मूव करते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। रूल नंबर 10 में क्या है, रूल नंबर 10 में देखें, वी शुड यूज़ इट एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इन एक्सप्रेसिंग। कहते हैं कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, इट यूज़ करना चाहिए, वी शुड यूज़ इट। इसको मैं कैपिटल कर दूं, वी शुड यूज़ इट एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इन एक्सप्रेसिंग क्या, टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर, वेदर। जब इन चीज़ों के बारे में हमने बात करनी है तो उस वक्त हम इट को एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लेंगे। देखें, इट्स 7 o'clock, यानी कि आपसे पूछता है व्हाट्स द टाइम, टाइम क्या हुआ है, व्हाट्स द टाइम, तो वो पूछता है व्हाट्स द टाइम, तो इन आंसर आप क्या कहते हो, इट्स 7 o'clock, राइट, इट्स 8 o'clock। जो भी टाइम है तो आप क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे टाइम बताने के लिए। उसके बाद इट हैज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि किसी चीज़ के डिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं तो अगले बंदे को पता है कि इट हैज़ अ शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, फासला कम है या फासला ज़्यादा है। ये आगे आ जाते हैं टेम्परेचर प्लस वेदर के लिए। इट्स हॉट टुडे, इट्स हॉट मीन आज गर्मी है, राइट। इट्स कोल्ड टुडे, इट्स विंटर, इट्स स्प्रिंग, इट्स समर, इट्स ऑटम, राइट। इट्स रैनी, इट्स रैनी, इट्स रैनी वेदर, इट्स सनी वेदर, इट्स क्लाउडी, आज ठंड है, इट्स कोल्ड टुडे, राइट। तो ये बेसिकली जो वर्ड्स हैं जो अभी मैंने यूज़ किया है कि इन एक्सप्रेशंस के लिए ये देखें और ये फिर ये देखें, राइट। तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि जब ये चीज़ें हमने एक्सप्रेस करनी है तो हमने किस प्रोनाउन का यूज़ करना है, इट का यूज़ करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रूल हमें क्या बताया गया है, भाई रूल यही है कि जब इन चीज़ों की बात हो तो ये चीज़ आपको याद आ जानी चाहिए, इनके साथ हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है, इट यूज़ करना है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। मैं अभी मूव करता हूँ नेक्स्ट रूल की तरफ। अभी प्लीज़ देखें कि रूल नंबर 11 में सिर्फ आपको एक डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसी प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है। अब रिफ्लेक्सिव कब कहा जाता है और एम्फेटिक कब कहा जाता है, ये देखें। अगर जिस तरह देखें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही किल्ड हिमसेल्फ, अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ ही किल्ड, उसने कत्ल किया, किसको कत्ल किया कोई पता नहीं। अगर वो हिमसेल्फ लिख देते हैं तो उसने अपने आप को कत्ल किया, ही किल्ड हिमसेल्फ। इसमें रूल ये है बेसिकली कि जो सब्जेक्ट है ना, जो एक्शन का जो इफेक्ट है, ठीक है, उसी से लिया गया है और इसका असर भी उसी के ऊपर होता है। यानी कि एक्शन परफॉर्म करने वाला भी ये है और इसका असर भी इसी के ऊपर होता है। तो उस वक्त हम क्या यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। यानी कि ही किल्ड हिमसेल्फ, यानी कि ही उसने खुद को मतलब क्या कर लिया, कत्ल कर लिया, यानी कि खुद ही एक्शन परफॉर्म किया और उसका असर ही उसी के ऊपर ही हुआ। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही किल्ड हिमसेल्फ, यानी कि उसने खुद को क्या कर लिया, कत्ल कर लिया। ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि एक्शन, इफेक्ट ऑफ एन एक्शन टेकन बाय सब्जेक्ट, और उसी इसका भी जो रिजल्ट है वो भी उसी के ऊपर आता है। तो उस सूरत में हम क्या यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा ये है इम्फेटिक प्रोनाउन। इसको क्यों कहा जाता है, इम्फेटिक लफ्ज़ से मुराद है स्ट्रेस, जोर देना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँ ही हिमसेल्फ किल्ड,
उसने खुद को कत्ल कर दिया, ठीक है, यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसकी मिसाल मैंने यहाँ पे रखी है, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी अबाउट योर कंडीशन, उसने खुद मुझे आपकी कंडीशन के बारे में बताया। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी अबाउट योर कंडीशन। अब ही हिमसेल्फ टोल्ड मी अबाउट योर कंडीशन ठीक रहेगा या अबाउट हिज कंडीशन ठीक रहेगा, ये थोड़ा सा प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी अबाउट हिज कंडीशन या ही हिमसेल्फ टोल्ड मी अबाउट योर कंडीशन। अब यहाँ पे जो हिमसेल्फ लगा है प्लीज़ उसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ही हिमसेल्फ यानी कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद अगर इनफैक्ट प्रोनाउन आ जाए, इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको कहते हैं या इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, यूँ समझें इसकी शेप बन जाएगी इम्फेटिक, यानी कि खुद के ऊपर क्या कर रहा है, जोर दे रहा है, राइट। उसने खुद ही मुझे बता दिया, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, उसने खुद ही मुझे बता दिया, ठीक है। अबाउट योर कंडीशन, आपकी कंडीशन के बारे में, अबाउट हिज कंडीशन, उसकी कंडीशन के बारे में, वॉट एवर सो एवर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल बेसिकली हमारे पास क्या है, 12 आफ्टर वर्ब्स लाइक। अब ये जो वर्ब्स हैं, एब्सेंट, एक्विट, अप्लाई, अवेल, एक्सर्ट, फॉरगेट, ओवररीच, रिजाइन, प्राइड, अम्यूज, अडैप्ट, एडजस्ट, when they are used as reflexively we should put reflexive pronoun। कहते हैं जब ये as reflexively mean कि जो सब्जेक्ट हो वो जो उसका एक्शन, जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्शन, उस एक्शन का जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही जाके फिर ख़त्म हो जाए, तो उस सूरत में हमने क्या कहा है कि रिफ्लेक्सिवली इसको यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्सिवली। अब देखिए ये माई सेल्फ, ओवर सेल्फ, देम सेल्फ, ओवर सेल्फ, ओवर सेल्फ यहाँ पे करेंगे आप, राइट। उसके बाद देम सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ और हर सेल्फ, राइट। तो ये बेसिकली हमारे पास कौन से प्रोनाउंस हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। और ही एब्सेंटेड, अब देखिए यहाँ पे कहीं पे एब्सेंट लिखा हुआ है, ये पहला वर्ड हमारे पास एब्सेंट है, तो इसके फ़ौरन बाद हमने क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है। ये याद रखिएगा, इन सारे वर्ड्स के बाद आपने जो प्रोनाउन यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों कि उसने खुद को क्लास से क्या रखा, गैर हाज़िर रखा। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, क्योंकि उसने खुद को क्लास से क्या रखा, गैर हाज़िर रखा। उसके बाद ही अडॉप्टेड हिमसेल्फ टू द वर्ड, उसने अपने आप को वर्ड के मुताबिक क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। अब यहाँ पे हिमसेल्फ क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसलिए छोड़ा था ताकि आपको पता चल जाए। अब हम ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से पहले याद रखिएगा ये वर्ड्स जब भी आ जाएं इनके फ़ौरन बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही लगाना है, राइट। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। डियर, अभी हम मूव करते हैं रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 में सिर्फ चंद चीज़ें आपने याद करनी है और अभी आपने मेरे वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा गौर करना होगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा तेज़ चलूँगा, तेज़ मूव होऊंगा, राइट। क्योंकि अभी आप भी थक चुके होंगे इतना सारा लेक्चर सुनने के बाद और नई चीज़ें सीखने के बाद, ठीक है। अब मैं मूव कर रहा हूँ किसकी तरफ, आफ्टर वर्ब्स लाइक। आफ्टर वर्ब्स लाइक ओपन, मूव, बाथ, फीड, फार्म, हाइड, कीप, मेक, स्पीड, स्टील, स्टॉप, क्वालिफाई, गैदर, टर्न। वी डू नॉट पुट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि अगर ये वर्ब्स आ जाएं, पीछे हम पिछले रूल में हमने पढ़ा था कि कुछ वर्ब्स हैं उनके बाद हमने क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब देखें, हे हिड हिमसेल्फ इन द किचन, तो ये यहाँ पे हिमसेल्फ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों, यहाँ पे ये वर्ड मौजूद है, क्योंकि हमने इन वर्ड्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करना। ही बॉदर्ड हिमसेल्फ, यहाँ पे ये क्या है, गलत है। इन वर्ड्स को आपने याद रखना होगा और उनके बाद अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करना। क्लियर, दैट्स ऑलराइट। उसके बाद हम मूव करते हैं रूल नंबर 20। रूल नंबर 14, वी कैन नॉट यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द सब्जेक्ट। कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को मुतबादल, सब्जेक्ट के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब माई सेल्फ एंड अली सबमिटेड द रिपोर्ट। अब माई सेल्फ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो कभी भी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई
एंड अली सबमिटेड द रिपोर्ट। ठीक है जी, माई सेल्फ था इसलिए आई आया, अगर यूर सेल्फ होता तो क्या आता, यू आता। आगे मैं मूव करता हूँ रूल नंबर 15 की तरफ। अब रूल नंबर 15 क्या है, ही हु विन्स द रेस ही विल गेट द प्राइज। ये भी रिलेटिव प्रोनाउंस में आ जाता है हु। तो अब क्या लिखा हुआ है, ही हु विन्स द रेस ही विल गेट द प्राइज। जहाँ पे हु आ जाएगा उसके बाद ये ही नहीं आएगा, राइट। ही हु विन्स द रेस विल गेट द प्राइज, ये बीच में दोबारा सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ही वो जो रेस जीतता है उसे क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, उसे इनाम मिलेगा। ही हु विन्स द रेस, जब भी देखो इधर हु है, ही हु विन्स द रेस, आगे सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, ही हु विन्स द रेस विल गेट द प्राइज। क्लियर, रूल नंबर 15 हमारा हो गया। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस, मैंने ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे देखिए हु, होम, हुज, विच, दैट, ये कौन से प्रोनाउंस हैं हमारे पास, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउंस में से रूल नंबर 16 देखें, द बॉय इज़ माई फ्रेंड हु केम हेयर। द बॉय इज़ माई फ्रेंड हु केम हेयर। याद रखिएगा रिलेटिव क्लास या रिलेटिव प्रोनाउन से जो चीज़ शुरू होती है वो जो पहला नाउन होता है ना, पहला नाउन जिसकी तरफ ये चीज़ इशारा कर रही है। द बॉय हु कैम हियर, ये जो हु कैम हियर है ये किसकी तरफ इशारा कर रही है, बॉय की तरफ। तो ये फ़ौरन बॉय के बाद आ जाएगी, इनकी सेंटेंस की तरतीब को सिर्फ बदलना है हमने। तो क्या हो जाएगा, द बॉय हु कैम हियर इज़ माई फ्रेंड। ये नहीं होगा द बॉय इज़ माई फ्रेंड हु कैम हियर, राइट। आपने रिलेटिव, ये रिलेटिव क्लास हैं जिनकी जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, आगे सेंटेंस आगे बढ़ता है, तो इसको हम रिलेटिव क्लास कहते हैं। तो ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हमने क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन को हमने कहाँ पे लिखना है, द बॉय के फ़ौरन बाद। क्यों, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन क्लास है ये किसकी तरफ इशारा कर रही है, बॉय की तरफ। ये हमें बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। तो द बॉय के फ़ौरन बाद ये रिलेटिव क्लास आएगी, उसके बाद इज़ माई फ्रेंड आएगा। सेंटेंस क्या बनेगा, द बॉय हु कैम हियर इज़ माई फ्रेंड। इसको ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 में क्या है, तवज्जो दीजिएगा, घबराना नहीं। ही इज़ सच अ मैन हु इज़ लाइक्ड बाई एवरी वन। यहाँ पर जो वर्ड सच है क्या है कि अगर एक सेंटेंस है उसके अंदर क्या आ गया है, सच। आगे देखें, आ गया उसके बाद हु, रिलेटिव क्लास आ गई। तो याद रखिएगा, आपको लगेगा बड़ा सा अजीब, बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन आपको याद रखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस पेपर में आते हैं, फ़ौरन आपके जहन में ये चीज़ क्लिक कर जाएगी। अब देखें, ही इज़ सच अ मैन, वो एक ऐसा आदमी है, हु इज़ लाइक्ड बाई एवरीवन, जिसे हर एक पसंद करता है। अब देखें कि सच हु कितना खूबसूरत सेंटेंस लग रहा है, लेकिन बताया ये गया है कि जिस सेंटेंस में सच आ जाएगा आगे हु को आप एज में बदल देंगे। देखिए हु किस में बदल देंगे, एज में। ही इज़ सच अ मैन एज इज़ लाइक्ड बाई एवरीवन। अब देखेंगे एज कितना अजीब सा लगता है, लेकिन ये करेक्ट है। याद रखिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी हमने कर दी हैं आम कि हमारा सेंस उनको एक्सेप्ट ही नहीं करता, हमारा जहन एक्सेप्ट ही नहीं करता इस तरह की चीज़ों को। लेकिन याद रखिएगा, जिसमें सच आ जाएगा वो आप बेशक आप बुक 2 पढ़ेंगे, बुक 2 में कई जगहों पे इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। ठीक है, ही इज़ सच अ मैन एज इज़ लाइक्ड बाई एवरीवन। क्लियर, दैट्स राइट। उसके बाद रूल नंबर 18 की तरफ जाते हैं। ही इज़ द सेम मैन होम आई हेल्प्ड यस्टरडे। अब ये भी आपको सही नज़र आ रहा होगा, ही वो सेम आदमी है जिसकी मैंने क्या की, कल मदद की। लेकिन यहाँ पे रूल ये बताया जा रहा है कि जहाँ पे सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो उसके बाद जो रिलेटिव क्लास होगी, इनके रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, और जो इसकी जगह रिप्लेस करेंगे वो भी रिलेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि यहाँ पे ही इज़ द सेम मैन, आगे होम की जगह क्या आ जाएगा, दैट। होम की जगह क्या आ जाएगा, दैट। याद रखिएगा, ही इज़ द सेम मैन, ही इज़ द सेम मैन, होम की जगह क्या लफ्ज़ आ जाएगा, दैट। हालांकि होम बज़ाहिर आपको गलत नहीं नज़र आ रहा, लेकिन रूल ये कहता है कि जहाँ पे ही इज़ द सेम मैन, यानी सेम मैन आ जाए, उसके बाद रिलेटिव क्लास होम हो, तो उसको किस में बदल दें, दैट में बदल दें। होप सो ये ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। अब हम मूव करते हैं रूल नंबर 19 की तरफ। ही लाइक्स हिम स्पीकिंग। आपको पता है जेरेंड,
जेरेंड होता है, ज़ाहिर बात है, एक फ़र्ज़ करें वर्ब है मेक, तो मेक का जब हम जेरेंड बनाएंगे मेकिंग, स्पीक है तो स्पीक का जेरेंड बनाएंगे क्या, स्पीकिंग। अब मैंने आपको डाइंग सन के लेक्चर में बताया था कि जब किसी काम के करते होने, इनके करते हुए का जिक्र हो, डूबते हुए, ख़त्म होते हुए, तो उस वक्त वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, लेकिन फॉर्म सेम होती है। अगर किसी काम के करना, इनके किसी काम के आखिर में इनके ना आ जाए, मुझे उसका बोलना पसंद नहीं है, मुझे उसका बोलना पसंद है, ठीक है। जब इस तरह की चीज़ आ जाए, इनकी जेरेंड आ जाए, जिनकी आप सेंटेंस का तर्जुमा करें तो अगर आखिर में ना आ जाता है, क्या आ जाता है, ना आ जाता है, वो जेरेंड होता है। तो अब देखें यहाँ पे जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ कि ही लाइक्स हिम गोइंग देयर, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा जेरेंड से पहले हमेशा कौन सा केस आएगा, पोजेसिव केस आएगा। ये याद रखिएगा, मैं इधर लिख देता हूँ बड़ा करके ताकि आपको याद आए। कौन सा केस आएगा जेरेंड से पहले, पोजेसिव केस। कितने सारे सेंटेंसेस हों, याद रखिएगा जेरेंड से पहले कौन सा केस आना है, पोजेसिव केस आना है। ही लाइक्स हिम स्पीकिंग नहीं होगा, ही लाइक्स हिज स्पीकिंग। क्लियर, दैट्स ऑल राइट। यानी कि ये जेरेंड है, जेरेंड से पहले कौन सा प्रोनाउन आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन आएगा। उसके बाद देखें इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। अब देखें ये आपको ज़ाहिर नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद रखें इट इज़ आई, ये मैं ही हूँ, हु इज़ टू ब्लेम, ठीक है। अब ये मैं की तरफ इशारा, ये हूँ किसके लिए यूज़ हुआ है, मैं के लिए। हमने यहाँ पे भी हूँ पढ़ा था, यहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा था, हूँ, उसके बाद इज़ था, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ही था। इधर देखें क्या है, इट इज़ आई है, ठीक है, ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके मुताबिक यहाँ पे हमने वर्ब लगाना होगा। तो यहाँ पे इसके मुताबिक क्या आएगा, एम आएगा। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। याद रखिएगा हु को हमने नहीं देखना, हमने हु से पहले जो प्रोनाउन है, हु से पहले जो प्रोनाउन है, इसके मुताबिक हमने आगे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाना है। होप सो रूल नंबर 13 से लेकर रूल नंबर 20 तक बहुत ही आसान से रूल थे। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। जहाँ से किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, समझ ना आ रही हो, वीडियो को रिवर्स करके देख लें। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, व्हाट्सएप पे रब्ता करें, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। लेक्चर पसंद आए लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं आपको टास्क देने जा रहा हूँ, उस टास्क को आपने क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। डियर, ये है आपका टास्क, ठीक है। आपने करना होगा, सबसे पहला गलत सेंटेंस मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है, लेट यू एंड आई प्ले गेम। दूसरा गलत सेंटेंस है सच मैन कैम हु आई डिडंट नो। तीसरा गलत सेंटेंस है दे आर एज ऑनेस्ट एज ऑल ऑफ वी। उसके बाद है दिस मैटर इज़ बिटवीन यू एंड आई। उसके बाद है देर इज़ नो वन हेयर बट आई। एवरी मैन एंड एवरी वीमेन should work for their country. He is the same boy who has come first in the examination. I dislike him smoking so heavily. We don't understand why you object to he coming here. उसके बाद है didn't you know that it was us who played the joke. उसके बाद है you, he and I are enemies from this day onward. Both the sisters love one another very much. ये both the sisters, इनके दो बंदे हों तो क्या लगता है, one another और each other का कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। one another हो तो का क्या होता है और each other हो तो क्या होता है, the poor have also his dreams, ठीक है जी। यहाँ पे भी गौर करने की ज़रूरत है आपको। I enjoyed very much at Murray। अब ये देख लेना enjoy कौन सा वर्ब है, राइट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वाला है या कोई और है। ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी एंड वेंट अब्रॉड, राइट। ये बेसिकली क्या है, आपका टास्क है, ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो रूल्स आपको तो पढ़ाए गए हैं लेकिन उनमें वो दिए नहीं गए, लेकिन मेरा बड़ा दिल कर रहा था एक सेंटेंस आपको वो ज़रूर दूँ कि जिसमें द मैनेजर या द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, ठीक है, वो एक बंदे की तरफ अगर रेफ़र कर रहे हों तो फिर क्या है, अगर दो बंदों की तरफ रेफ़र कर रहे हों तो फिर क्या है। Now the timing of this session has ended. I think it's all right for now. It's also very nice to talk to you, nice to present you. Have a nice discussion and have a nice session. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay. Bye bye and Allah Hafiz as well.